स्वागत है। इस लेक्चर में आप सभी कक्षा 12वीं में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य आरंभ किया गया है मेरे द्वारा। जो भी विद्यार्थी जिन आर्ट्स विषय से हैं और उनका मुख्य विषय के रूप में इतिहास है और 2023 के बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे और अगले माह में ही आप लोगों का सेंटअप एग्जामिनेशन होने वाला है, उत्प्रेषण परीक्षा। उन सभी इन दोनों परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा करके आप लोगों को सॉल्व करके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सभी जो क्वेश्चन हैं सभी रिपीटेड क्वेश्चन यानी बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और ये संभावित प्रश्न हैं। आप सभी इस पर 100% विश्वास करते हुए हमारे इस ऑडियो लेक्चर को सुनिए और आप एक साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, उस कॉपी में बनाइए, ताकि जब एग्ज़ाम का समय आए ना तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। और इन्हीं प्रश्नों को आप पढ़िए। जब एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आते जाए आप अपने सिलेबस को छोड़ करके क्विक रिवीजन के तौर पर इन्हीं सभी प्रश्नों को पढ़िए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप निश्चय ही सफलता आप सभी को प्राप्त होगी। मेरा भी इतिहास विषय रहा है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कैसे इतिहास की पढ़ाई की थी। तब तक आप इस वीडियो को देखते चलिए। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर में। कि सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि आज हम 100 मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने उसको बनाया है, जिसमें कि हम आज आप लोगों से 51 क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 49 का सॉल्व कराएंगे, तो हो जाएगा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 2 पार्ट में होगा इसका। और उसके बाद से इसी मॉडल पेपर का हम लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 30 प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका 5 मैं कराऊँगा, जिसका वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा। तो आज हम आइए 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करें। देखिए, सबसे पहले विद्यार्थी को ये दिशा निर्देशन दे देना आवश्यक है कि ये 4-5 बातों पर विद्यार्थी अमल करेंगे कि एग्ज़ाम होने से पहले विद्यार्थी को क्या होते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, ये तो हर एग्ज़ाम की आम बात है। दूसरी बात कि दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करें, यानी जो कि आपका जो लाइन खींचते हैं ना दाएं भाग में, तो उधर की तरफ आप जो क्वेश्चन नंबर है उनका नंबर करें। उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द सीमा का ध्यान रखें, यानी आपको जितना शब्द में बोला गया है आप उतना ही शब्दों में उत्तर लिखिए, उससे ज़्यादा ना उससे कम करिए। उसके बाद इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है। और यह जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभक्त है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। सही विकल्प को उपलब्ध कराए गए जो OMR सीट है उसमें ही देना है और उस पर ब्लैक या फिर ब्लू पेन से ही करना है, जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद से खंड ब में आपको 30 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए होंगे खंड ब में, जिसमें प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, जिनमें 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त इसी खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है, जिनमें से आपको 4 ही प्रश्नों के उत्तर देना ही है और ये अनिवार्य है। तो ये सामान्य दिशा निर्देश हो गया एक विद्यार्थी को, जो कि एग्जामिनेशन से पहले उसको दिया जाता है। मैं आप लोगों को ये आज रूबरू इससे करवा दिया। आइए खंड अ की चर्चा करें, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। पहला है कि हड़प्पा टीलों का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया। तो सबसे पहले जिन्होंने किया वो थे हमारे चार्ल्स मेसन थे। दूसरा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। राखलदास बनर्जी ने की थी। राय बहादुर दयाराम सन 1921 में की थी।
सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से हल के प्रमाण मिले हैं। और कालीबंगा जो सभ्यता है, इसका कालीबंगा नाम इसलिए पड़ा गया, हड़प्पा सभ्यता का एक ये भी एक स्थल है। यहाँ पर से जो खुदाई में ना काली रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, इसलिए इसको कालीबंगा नाम दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? अर्नेस्ट माइके महोदय ने एक चक्की मिली हड़प्पा सभ्यता में जो कि अवतल चक्की है, और उस पर प्रकाश डाला है। किसने? तो अर्नेस्ट माइके ने। सिंधु घाटियों के निवास को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु जो वासी थे उन लोगों को किस चीज़ का भाई का ज्ञान नहीं था? तो उनको कौन सी वस्तु कि वो लोहा का उनको उनके पास जो है वो ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है हमारा वो सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी जो है हमारी भाषा, जो पाकिस्तान है, पंजाब है, राजस्थान इधर के तरफ बोली जाती है सिंधी भाषा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? अभी उल्लेख ही किए थे, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और यहीं से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई और इसी के नाम पर इसका नाम कालीबंगा रखा गया। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो अजातशत्रु जो कि प्राचीनतम शासक था उसने किया। और ये किस हर्यंक वंश का था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो जीवक किसके? हर्यंक के शासन काल में इसने जीवक वैद्य था। ठीक है ना। अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील से का मरम्मत किसने करवाई? तो रुद्रदामन ने क्या किया था? सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? तो गंगा, सोन, पुनपुन इन सभी नदियों का संगम जो कि पटना में है, हमारी इन तीनों नदियों का संगम कुछ ही दूरी पर पटना में ही होता है। तो इन्हीं तटों पर उसने उदयन ने पटना नगर की पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र का भी आधुनिक नाम पटना है। समस्त भारत में ही नहीं एशिया में यूरोप में सर्वप्रथम हुड़ों को परास्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो स्कंदगुप्त को जाता है, जो कि गुप्त वंश का शासक था। यूरोप का समुद्रगुप्त किसे बोला जाता है? तो नेपोलियन को बोला जाता है। किसके अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख है? तो प्रभावती गुप्त के जो अभिलेख हैं उसमें भूदान का उल्लेख किया गया है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत लैंग्वेज में महाभारत की रचना की गई है। महाभारत की रचना किसने की? तो वेदव्यास ने क्या किया है कि उसने महाभारत की रचना की है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह? तो महाभारत में भी उसने 8 प्रकार के विवाह। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदानों में कितने दिनों तक चला? तो 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते? तो प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति माने सूर्य देवता हो गए, इंद्र देवता हो गए, वर्षा के, पवन देवता, हवा के, इन सभी देवताओं की पूजा माने प्रकृति की पूजा की जाती थी। उत्तर वैदिक काल के अंत किसकी पूजा होने लगी? तो हमारे उत्तर वैदिक काल तक होने लगी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी जो कि शिव जी हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इन सभी देवता हो गए। सांची स्तूप को संरक्षित रहने में अहम भूमिका किसकी रही भाई? तो सांची स्तूप को सुरक्षित रहने में इन सभी तीनों की अहम भूमिका रही है। H.L. कॉल की रही, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, इन सभी राजाओं का और रानियों का बड़ा ही सहयोग रहा है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो रायसेन जिले में है। ठीक है ना। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? आनंद, मुपाली, कश्यप, सारीपुत्र एवं गौदरलायन। इनमें से कौन था भाई? तो इनमें से ये जितने सारे थे ये सभी क्या थे? गौतम बुद्ध के शिष्य थे। कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था हमारा वो इनके शासनकाल में, हमारा कनिष्क के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में। संलेखन यानी काया क्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो किस धर्म में है भाई? तो हमारा जैन धर्म में है। इसको जैन धर्म में बताया गया है कि काया क्लेश यानी द्वारा शरीर को जब दुख हो, काया क्लेश मैंने शरीर को ये दुख पहुंचाते हैं बहुत, समझे, बहुत ही कठिन जीवनचर्या व्यतीत करते हैं। जैसे कि जो दिगंबर संप्रदाय है इसमें का, जो कि वस्त्रहीन जीवनचर्या अर्पित करते हैं। ये लोग अन्न बर्तन में, पात्र में ये अन्न भोजन नहीं करते हैं, बहुत सारी समस्याएं, बस मतलब शरीर को ये दुख पहुंचा करके इनकी मृत्यु होती है। आइन ए अकबरी कितने भागों में बटा है? देखिए ये क्वेश्चन इस बार की भी बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ था। मैं खुद इस साल मैंने इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हुआ था और मैंने खुद इतिहास के पेपर लिखा भी, तो इस साल के एग्जाम में ये पूछा था क्वेश्चन।
तो आइन ए अकबरी 5 भागों में बटा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी किसने लिखा था? तो आइन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। तो ऑप्शन ए आता है बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी अकबर। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी मोहम्मद तुगलक। तुगलक वंश का जो शासक था उस समय दिल्ली के राजगद्दी पर तुगलक वंश था, और तुगलक वंश के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। उसी ने क्या कर दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। ये क्या हो गया, असफल हो गया ये चीज़। इसके असफल होने का भी कारण है, हम आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसमें सब बता देंगे। मुमताज़ शाहजहां की पुत्री का क्या नाम था? जहां आरा, रोशन आरा की गौहर आरा, कहाँ गए हम, हाँ 30 नंबर था। तो मुमताज़ शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? तो ये सभी उनकी बेटियां थी, जो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही होगा, ऑप्शन डी होगा, गौहर आरा, रोशन आरा, जहां आरा, इन तीनों उनकी बेटियां। हुमायूं का भाई कौन था भाई? कामरान, अस्करी, हिंदल। यानी ये अकबर के हुमायूं के ये चाहिए तीनों भाई थे, ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? तो मुगल चित्रकला जो कि हमारा जहांगीर, हुमायूं का बेटा जो हुआ अकबर हुआ, अकबर का बेटा जहांगीर, इसी के शासनकाल में चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। इसके शासनकाल में विशनदास जैसे, अब्दुल मशहूर जैसे बहुत बड़े बड़े चित्रकार थे। और खुद जो जहांगीर है उसने भी चित्रकला में बहुत दिलचस्पी थी। वो चित्र को छू करके बता देगा कि चित्र के कौन से भाग किस ये चित्रकार के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। रजानामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? तो रजा नाम से किसका हुआ भाई? तो महाभारत। रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का? रजमनामा एक बहुत ही बड़े फारसी अनुवादक थे जिन्होंने महाभारत को फारसी में अनुवाद किया है। ठीक है, आइए अब अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 34 नंबर, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो गुलबदन बेगम जो थी उसने किसके कहने पर लिखा? तो अकबर के कहने पर हुमायूं जो था, हुमायूं कौन था? अकबर के पिताजी थे। बादशाहनामा किसने लिखा था? तो बादशाहनामा हमारे यहाँ पर दिया है ऑप्शन में, हम बात करेंगे फैजी लिखे थे, अब्दुल हमीद लाहौरी लिखे थे। कौन लिखा था? तो हमारा यहाँ पर 35 का सी आंसर सही होगा। यासा यानी राजकीय नियम किसने लागू किया था? हमारा जो है इसमें कौन होगा? तैमूर, चंगेज खां, बाबर, अकबर। चंगेज खां जो कि एक मंगोल शासक था, भारत पर आक्रमण किए हुआ था। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? हुमायूंनामा जो कि हुमायूं के जीवन परिचय का किताब है, इस पर इसने किसने लिखा है? तो हेनरी बेबरिज ने क्या किया? हुमायूंनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया है? किस विदेशी यात्री ने ऐसा किया है? ऑप्शन हमारा कौन सा ए सही होगा, बी या फिर सी? तो हमारा ऑप्शन सी, जीएस लिविदेव ने। रूस में भारत विद्या का जनक, फादर ऑफ रशियन आइडियोलॉजी किसे कहा जाता है? निकोलो कॉन्टी, अफनाशी निकितन, जीएस लिविदेव या डोमिंगोज पेस। कौन है भाई? तो हमारा 39 का आंसर क्या होगा इसमें? 39 का हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ये सी, जीएस लिविदेव महोदय ने। नहीं, 39 का तो ये जीएस लिविदेव होगा ही। और हमारा जो 40 हम क्वेश्चन बोले ना, तो 40 का हो जाएगा अफनाशी निकितन, ठीक है ना। उसके बाद से आइए 41, राजा मझोले कद का है, मोटे होने की अपेक्षा पतला, उसके विचारों पर चेचक के दाग हैं, यह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में कौन से विदेशी भारत आए थे? तो हमारा 41 का आंसर डी, जो डोमिंगोज पेज है ना, उसने इसके राजा जो कृष्णदेव राय के बारे में बताया है। महानवमी के डिब्बे को, अगला क्वेश्चन है कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? तो महानवमी डिब्बा जो कि जैसे कि मंच की तरह होता था, हर एक तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम उसी पे किए जाते थे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? ए, डोमिंगोज पेज, ठीक है ना। अपनी यात्रा वृत्तांत मतल्ला सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखी है? तो मतल्ला इसने, इसमें हमारा आंसर होता अब्दुल रजाक है, जो कि आया था वहाँ से।
उसी ने लिखा था। ये विदेशी यात्री था। सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? फिरदौसी शाखा जो सूफी मत में, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पनपी भाई? तो हमारा इसमें आंसर होगा डी, यानी बिहार, अपने ही राज्य में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, अजमेर में? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार जो है हमारा कि यहाँ पर अजमेर शरीफ में है। पाहन पुजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? रहीम, कबीर, सूरदास, तुलसीदास? हमारा आंसर होगा बी, यानी कबीरदास। शंकराचार्य का मत कौन था? मतलब शंकराचार्य किस मत को मानते थे? तो जो शंकराचार्य थे हमारे, वो अद्वैत मत को मानते। जो भी विद्यार्थी हिंदी के विषय में दिलचस्पी रखते हैं वो जरूर जानते होंगे इस प्रश्न को। निजामुद्दीन औलिया किस सफ़ेद सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से थे? तो हमारा चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी या फिरदौसी? तो चिश्ती संप्रदाय से इनका संबंध था निजामुद्दीन औलिया का। आंसर ए होगा 48 का। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आगरा, बेंगलोर, वाराणसी, श्रीरंगपट्टनम। वल्लभाचार्य जी कहाँ के थे? तो इनका वल्लभाचार्य जो थे वो हमारे कहाँ से थे भाई? तो वाराणसी से बिलोंग करते थे ये, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। वल्लभाचार्य जो कि अष्टछाप के जो संस्थापक थे, उनके वो विशिष्य थे। शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध की सूफी संप्रदाय से है? तो शेख जो हमारे यहाँ पर बख्तियार काकी का संबंध चिश्ती संप्रदाय से है, जो कि चिश्तिया धर्म की स्थापना की थी। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है भाई? तो निजामुद्दीन औलिया जो है उनकी जो दरगाह है वहाँ पर नई दिल्ली में ही स्थित है, जो कि दिल्ली इधर फरीदाबाद वगैरह के आसपास में ही है। शिवाजी तिलक जी ब्रिज स्टेशन है, उन्हीं के आसपास इनका निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी को ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छा लगा होगा। अब अगली पार्ट में हम इस क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर के 100 तक सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। उसके बाद लघुतरीय प्रश्न भी हम आप सबको देंगे। आप लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कृपया लाइक करें और कमेंट करें भी और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए इस तरह से सराहनीय कार्य करता रहूं और आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा में हेल्प मिलता रहे। धन्यवाद।